हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 15, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, जबकि पार्ट 2 से आई है आपकी व्यापार से साम्राज्य तक, नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। तो हम आज पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। डेट है आपकी 16 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नए शासन की स्थापना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 में जो थे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे यह था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई यानी मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई से भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। किसकी वजह से? वॉरेन हेस्टिंग की वजह से। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो ब्रिटिश इलाके थे वो थोड़े इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग ही थे, और उन्होंने कई प्रशासकीय सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार करे। तो पहला है हमारा 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की उन्होंने। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। उन्होंने इस स्थापना में कहा कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालत में अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलडेल या हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय आदर सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो ये सारे वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासन में सुधार किए गए थे। ये सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, फिर निजामत अदालत यानी अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। और जो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था यानी योगदान होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है कलेक्टर है, कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता है? लगान और कर इकट्ठा करना, और तथा न्यायाधीश या पुलिस अधिकारियों या दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। आपको नाम से पता चलता है कि जो कलेक्टर होते हैं उनका काम क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करना, लगान लगाना, कि मतलब इसमें इतना चालान लगाना है, लगान लगाना है। और जो न्यायाधीश होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं या दरोगा होते हैं, उनकी सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्टेड सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्तों केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। यहाँ तक हमने पढ़ा नए शासन की स्थापना। हमने देखा कि कैसे जनरल गवर्नर ने कैसे उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, और हमने क्या क्या उन्होंने स्थापना की गई। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनी की फौज। कंपनी की फौज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी फौज क्या हुई थी? जो अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी आर्मी कहते थे। सिपाही कहते थे, इंग्लिश में आर्मी कहते हैं, और हिंदी में पूरे सिपाही। जहाँ मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मॉस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक
और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैंस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्य ये अंतर थे। तो इसमें कंपनी की फौज और जो मुग़ल फ़ौज थी उसके अंदर बताया कि जो मुग़ल फ़ौज थी वो घुड़सवार और पैदल सेना थी, पर जो कंपनी की फ़ौज थी वो बंदूक लेके आई थी और बारूद को माचिस से, जो अभी के पटाखे होते हैं उन वैसे ही थे उनके जो हथियार थे। तो इनके दोनों के डिफरेंस पढ़ते हैं, जो मुग़ल फ़ौज थी और कंपनी की फ़ौज थी उन दोनों के डिफरेंस देखते हैं हम। अंतर है, पहला है मुख्य रूप से सवार, यानी प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक। इसमें पैदल सैनिक भी होते थे और ज़्यादातर घुड़सवार होते थे, पर इसमें अधिकतर पैदल सेना होती थी। और मुग़ल फ़ौज में सवारों का दबदबा और जो पैदल सैनिक थे वो कम थे, पर इसमें सवारों की कम संख्या होती थी और पैदल सैनिक अधिक होते थे। तीसरा है, मुग़ल फ़ौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी में ये निपुण थे, ये बंदूक चलाने में निपुण थे। फोर्थ है आपका, विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक, यानी इनके पास अच्छे से सेना नहीं थी पूरी, पर और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो किसान होते थे उन्हें सैनिक बना लेते थे। पर इनका सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना, यानी इसमें एकदम अच्छी सेना थी, उन्हें अच्छे से अभ्यास करा रखा था, सब कुछ हो रखा था, तो इनकी सेना अच्छी थी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस बार आंसर मैंने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग करे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा वो ट्रिक। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स में भी, अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन, अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह से स्पष्ट झलकता है। तो ये आप लोग को बताया गया है, जो पेशेवर सिपाही थे उनके चक्कर में जो अंग्रेज के कई बार जो समुदाय की भावना थी नज़रअंदाज कर देते थे। तो आगे देखते हैं, व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि, तो व्यापार, ये जो आपका चैप्टर का नाम है, उस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, यानी एक छोटी सी कंपनी से पूरी ताकत बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इसमें बताया गया कि 19वीं सदी आ गई थी और जो नई तकनीक थी, भाप इंजन से रेलें यानी और जहाज बन गए थे, उनसे 3 हफ्तों में भारत में आया जा सकता था। और बताया गया कि 63% भूभाग में, पूरे भारत महाद्वीप में 63% कब्जा हो चुका था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 78% आबादी वो अपने कब्जे में ला चुके थे, सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग यानी बहुत कम भागी और आबादी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप को ये देख सकते हैं, आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इसमें आपके आंसर है, आप देखते हैं कैसे आंसर निकालेंगे हम। प्रेसिडेंसी का अर्थ था, क्या अर्थ था, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, तो आपको मैंने बताया, तो इसका आंसर भी करते हैं। तो ये हमारा आंसर है, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉरेन हेस्टिंग कौन था, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई, तो इसका आंसर करते हैं। तो हमारा आंसर है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, यानी जो वॉरेन हेस्टिंग थे वह गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल
बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो यही बताइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, वॉरेन हस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी, तो आंसर करते हैं हम। वॉरेन हस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। जैसे 1782 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत यानी सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो ये उनके द्वारा प्रशासकीय सुधार थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कलेक्टर का क्या काम था? तो आपको मैंने बताया कलेक्टर का क्या काम था, तो ये हमारा आंसर है। कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस कर्म अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो यही कलेक्टर का काम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल फौज और कंपनी की फ़ौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको पता है, आपका वर्कशीट में भी आंसर है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, तो आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं आंसर नंबर 5 का, बट मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे मुगल फौज के, तो आप ये से एक टेबल के रूप में बनाएंगे। मैंने आपके लिए नीचे लिख दिया। तो ये मुगल फौज मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक, सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। और कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सेना और सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक। तो यही बताया गया हमारे दोनों में डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको खुद सोच कर लिखना है कि सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। अब भारतीय जनता सिपाही के रूप में काम क्यों करती थी, आपको ये लिखना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम इसलिए करती थी क्योंकि उस वक्त आय के साधन लोगों के पास कम थे और भारत पर पूर्णतः अंग्रेज सरकार का नियंत्रण था। इसलिए जो अंग्रेज सरकार कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए जो भारतीय जनता थी वह सिपाही के रूप में काम करती थी क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपकी इंग्लिश की आप वर्कशीट आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका आज का क्वेश्चन है, तो आपका आज का क्वेश्चन है कितना परसेंट आबादी, आपको आबादी बतानी है, कितनी परसेंट आबादी अंग्रेज सरकार ने स्थापित कर चुकी थी। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 53% भूभाग बता रखा है, तो आबादी बतानी है आपको। तो यही इसी लाइन में आपको आंसर बता रखा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।